to the Psyche Decoded, hosted by Adel. जी वेलकम बैक टू द साइकी डिकोडेड, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम इंसानी दिमाग में छुपे मुख्तलिफ पहलुओं से पर्दे उठाते हैं। जी मैं आदिल हमेशा की तरह आपके साथ, उम्मीद और ख़याल यही है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस एपिसोड में एक बहुत ही बेहतरीन किताब जो कि मैं ख़ुद स्टडी भी जिसे मैं ख़ुद पढ़ भी रहा हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन को आपके साथ शेयर करूँगा एंड यूल सी कि इस किताब में कितना कुछ है। बुक नेम है द डांस ऑफ एंगर और हैरियट लर्नर ने इस किताब को लिखा है। जनाब ये वो चीज़ें हैं, ये वो बातें हैं, ये वो नुकात हैं जो कि हमें शायद जो हमारी बुनियादी तरबियत का हिस्सा हुआ करते थे किसी एक दौर में, लेकिन अब हम उन चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता बहुत दूर हो चुके हैं। लेकिन साइकी डिकोडेड के अब से हर एपिसोड में मैं इस तरह की बेहतरीन किताबें आपके सामने पेश करूंगा, उनके एक्सप्लेनेशंस को आपके सामने पेश करूंगा, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को बहुत बेहतर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों गुस्सा एक ऐसा सिग्नल है कि जिसे हमें सीरियस लेना चाहिए। गुस्सा हमें बताता है कि हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही या कुछ गलत हो रहा है। ये एक मैसेज है जो कहता है कि अपने इमोशनल नीड्स को इग्नोर मत करो। जिस तरह फिज़िकल पेन हमें ये बताता है कि गर्म चीज़ को मत छुओ, इसी तरह से इमोशनल पेन यानी गुस्सा भी हमें ये बताता है कि अपनी फीलिंग्स और ख़ुद की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। हमारे माशरे में ख़वातीन को बचपन से ये सिखाया जाता है कि गुस्सा ज़ाहिर करना गलत है। हमारी ये सोसाइटी ख़वातीन को एक अच्छी लड़की बनाना सिखाती है जो सबको खुश रखे, और जब ख़वातीन गुस्सा करती हैं तो उन्हें बदतमीज़, नेगिंग या अनफेमिनिन कहा जाता है। लेकिन मर्द जब गुस्सा करें तो सोसाइटी को इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन ख़वातीन का गुस्सा लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है क्योंकि ये पुरानी स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करता है। यहाँ पे हमारी ख़वातीन दो नेगेटिव पैटर्न्स को अपनाती हैं। सबसे पहला है नाइस लेडी सिंड्रोम। इस कैटेगरी में वो लड़कियां आती हैं जो खुद को अच्छी लड़कियां समझ के अपना गुस्सा छुपाती हैं ताकि रिश्तों में हार्मनी रहे। वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करती हैं जिससे अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भर जाता है। जब ये गुस्सा फाइनली निकलता है तो लोग उन्हें इरेशनल और इमोशनल समझते हैं, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता बल्कि मज़ीद ख़राब होता चला जाता है। और दूसरी कैटेगरी में, आई एम सॉरी टू से बट दिस इज़ द ट्रूथ, बिची वुमेन। इस कैटेगरी में वो ख़वातीन आती हैं जो अपने गुस्से को ओवर एग्जैजरेट कर जाती हैं, लेकिन वो अपने गुस्से को गलत तरीके से कंप्लेन करती हैं और ब्लेम करती ही चली जाती हैं। इससे लोग उनकी बात नहीं सुनते और असली मसला सॉल्व नहीं हो पाता। उनका गुस्सा इनफेक्टिव होता है और सिर्फ मज़ीद नेगेटिविटी पैदा करता चला जाता है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि गुस्सा हमेशा वैलिड होता है। सवाल ये नहीं है कि क्या मुझे गुस्सा करने का हक है, बल्कि सवाल ये है कि मैं किस वजह से गुस्सा हूँ और इस गुस्से को सही तौर पर एक्सप्रेस कैसे करूँ ताकि मसले हल हो सकें। देखिए इफ़ेक्टिव गुस्से का मतलब है क्लियरली कम्युनिकेट करना। ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को और अपनी फीलिंग्स को समझें और फिर दूसरों को रिस्पेक्टफुली बता सकें कि हमें क्या चाहिए और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए इसके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस खुद से पूछने की ज़रूरत है। मुझे एक्चुअली में गुस्सा किस बात पर है, प्रॉब्लम क्या है और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपनी बात कैसे क्लियरली कह सकती हूँ या कह सकता हूँ जिससे मैं वीक ना लगूँ। अगर मेरा गुस्सा जाहिर करना फ़ायदा नहीं दे रहा तो मैं क्या डिफरेंट कर सकती हूँ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट ये आता है कि गुस्सा सिर्फ निकालने से मसला हल नहीं होता। अगर क्लियरली और रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस ना करें तो गुस्सा सिर्फ नेगेटिविटी बढ़ाता है और रिलेशनशिप्स मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। ये किताब सिखाती ये है कि गुस्से को कैसे पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है। ये प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ प्रोवाइड करती है ताकि रिश्तों में क्लैरिटी आए और ख़ुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन हो। देखिए फिर से वही बात कि गुस्सा हमें ये चीज़ बहुत वाज़ेह करता है कि कुछ गलत है। जब भी गुस्सा आए तो उसे इग्नोर करने की बजाय समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन इन सब चीज़ों के ऑपोजिट हमारी सोसाइटी ख़वातीन को मुसलसल यही समझाती है, बचपन से उनकी तरबियत करती है कि अच्छी लड़की बनो, गुस्सा मत करो।
जब वो गुस्सा करती हैं अगेन उनकी फीलिंग्स को डिसमिस किया जाता है। इस वजह से वुमेन अपनी इमोशनल नीड्स इग्नोर कर देती हैं और फ्रस्ट्रेशन फील करती रहती हैं। गुस्से को इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस करने का मतलब है कि कामली और क्लियरली अपनी बात करें। ब्लेम करने की बजाय अपनी ज़रूरियात को क्लियरली बताएं, स्टेट करें, समझाएं सामने वाले को। गुस्सा एक इम्पॉर्टेंट इमोशन है जो हमारी इनर सेल्फ की नीड को हाईलाइट करता है। उसे इग्नोर करना या सिर्फ वेंट करना दोनों गलत है। इफ़ेक्टिव एंगर का मतलब है उसको समझना। देखिए, इफ़ेक्टिव एंगर, बाअसर गुस्सा, इसका मतलब ये होता है कि खुद को समझना, उस चीज़ को समझना, क्लियरली एक्सप्रेस करना और रिश्तों को पॉजिटिवली इम्प्रूव करना। दोस्तों, इस किताब के दूसरे चैप्टर में एक कपल की एग्जाम्पल दी गई है। उनकी केस स्टडी को सामने रखा गया है कि जिसमें एक औरत कि जिसका नाम बारबरा है, उसने अपनी साइकोलॉजिस्ट को कॉल किया और अपनी वर्कशॉप को कैंसिल कर दिया क्योंकि उसके हस्बैंड ने अलाउ नहीं किया था। बारबरा ने बहुत लड़ाई की लेकिन आखिर में उसे अपने हस्बैंड की बात माननी पड़ी और फिर खुद भी गिल्टी और अपसेट होना पड़ा कि उसने बुरी तरह बिहेव किया है। ये एक मिसाल है अंडर फंक्शनिंग और ओवर फंक्शनिंग की, जो कपल्स में बहुत कॉमन होता है। दोस्तों, अंडर फंक्शनिंग वो पार्टनर होता है जो खुद को वीक, डिपेंडेंट और कमज़ोर दिखाता है। ओवर फंक्शनर वो पार्टनर होता है जो कंट्रोलिंग रोल लेता है, वो अपनी कमज़ोरियों को छुपाता है। इस तरह दोनों पार्टनर अपनी अपनी पोजीशन रेनफोर्स करते हैं, एक दूसरे को जोर लगाते रहते हैं और ये इम्बैलेंस वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। देखिए, कल्चरली औरतों को मोस्टली अंडर फंक्शनर का रोल दिया जाता है। सोसाइटी वुमेन को सिखाती है कि अपनी स्ट्रेंथ्स को छुपाओ ताकि मर्दों को वीक फील ना हो। जब वुमेन स्ट्रॉन्ग या असर्टिव बनने की कोशिश करती हैं तो हमारे मर्द हजरात उनको रोकने की अनकॉन्शियस कोशिश करते हैं और फिर ख़वातीन खुद भी अपनी तरक्की को अवॉइड करती हैं ताकि रिलेशनशिप डिस्टर्ब ना हो। यानी ख़वातीन अपनी स्ट्रेंथ को दबा कर अपने मर्दों को स्ट्रॉन्ग फील करवाती हैं। ऐसा हमारी सोसाइटी में होता है और इसके साथ साथ वो अपनी इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ को भी ख़राब कर लेती हैं। देखिए, जब एक पार्टनर वीक रोल में होता है ना और अपनी स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस को दबा देता है, जैसा कि बारबरा ने वर्कशॉप अटेंड नहीं की क्योंकि वो इमोशनली हस्बैंड पर डिपेंड कर रही थी, लेकिन इसके ऑपोजिट जब दूसरा पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग और कंट्रोलिंग रोल प्ले करता है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता, जैसा कि बारबरा का हस्बैंड कंट्रोलिंग रोल में था और बारबरा की इंडिपेंडेंस को अलाउ नहीं कर रहा था, इसी तरह से जब ख़वातीन अपनी स्किल्स और इंटरेस्ट को दबा देती हैं सिर्फ हस्बैंड को स्ट्रॉन्ग फील करवाने के लिए, तो वो इमोशनली और फिज़िकली सफ़र करती हैं। बिल्कुल बारबरा की तरह वो अपनी नाराज़गी को इनफेक्टिव तरीके से एक्सप्रेस करती है जिससे रियल मसला कभी हल ही नहीं होता। देखिए, यहाँ पे हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अपनी इंडिविजुअलिटी को और स्ट्रेंथ को दबाकर दूसरों को खुश रखना अंडर फंक्शनिंग है, जिससे हमें खुद को ही नुकसान होता है। इफ़ेक्टिव तरीका ये है कि हम अपनी नीड्स और बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्टफुली और क्लियरली कम्युनिकेट करें, सामने वाले को बताएं, उसे समझाएं ताकि ये इम्बैलेंस ख़त्म हो और रिलेशनशिप हेल्दी बन सके। दोस्तों, इस केस में बारबरा ने अपनी वर्कशॉप अटेंड करने के लिए हस्बैंड से फ़ाइट की, उससे लड़ाई की, उनको कन्वेंस करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में खुद ही हार मान ली। ये एक इनइफेक्टिव फाइटिंग थी क्योंकि उसका हस्बैंड भी अपनी ओपिनियन रखने का हक रखता है। बारबरा अपनी एनर्जी हस्बैंड को बदलने की कोशिश में वेस्ट कर रही थी, जो प्रैक्टिकली मुश्किल था। इस फाइट से बारबरा ने अपनी असल पावर, खुद फैसला करने की पावर को इग्नोर कर दिया। बारबरा सिर्फ कंप्लेन करती रहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे जाने नहीं देता, और इसी तरह वो अपनी अंडर फंक्शनिंग या डिपेंडेंट पोजीशन को और ज़्यादा मजबूत करती चली जाती है। लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर बारबरा बहुत क्लियरली और पुरसुकून तरीके से ये कहती कि मैं समझती हूँ कि आपको वर्कशॉप पसंद नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है, मुझे फ़ैसला खुद करने की ज़रूरत है और मैं जाऊँगी। यानी बारबरा को चाहिए था कि वो हस्बैंड की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करती मगर उनसे आर्ग्यू ना करती, क्लियरली अपनी पोजीशन स्टेट करती और खुद फैसला लेती, अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियरली समझकर उन पर एक्शन लेती। दोस्तों, जब भी एक इंसान रिलेशनशिप में चेंज करने की कोशिश करता है ना, तो दूसरा इंसान उसके अगेंस्ट काउंटर मूव्स करता है। ये चेंज बैक रिएक्शन होता है जिससे वो पुरानी हालत को मेंटेन करने की कोशिश करता है। जैसे कि आप पहले अगर एक अंडर फंक्शनिंग रोल प्ले कर रहे थे और अब आप एक असर्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं, तो आपका पार्टनर इसके अगेंस्ट अपना मूव देगा, यानी चेंज बैक रिएक्शन आएगा।
जैसा कि इसी केस में है कि अगर बारबरा एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेती है तो हस्बैंड ज़रूर रेसिस्ट करता, नाराज़ होना, डिप्रेस होना या कोई और नेगेटिव रिएक्शन देना। और हस्बैंड का ये रिएक्शन इसलिए नहीं है कि उसका हस्बैंड अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए है कि हस्बैंड बारबरा की न्यू स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस से एंशियस है और इनसिक्योर फील करता है। देखिए, बारबरा अगर स्ट्रॉन्ग होती तो सिर्फ वर्कशॉप की बात में नहीं बल्कि इस पूरे रिलेशनशिप में उसकी पोजीशन चेंज हो जाती। लेकिन इसके ऑपोजिट बारबरा का कंप्लेनिंग बिहेवियर हस्बैंड को अनकंफर्टेबल फील करवाता है और दोनों को अपनी रिलेशनशिप की रियलिटीज को फेस करना पड़ता है। यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि बारबरा खुद को क्यों चेंज नहीं कर रही, अपने इस अंडर फंक्शनिंग रोल से निकल के एक कन्फ्रंटिंग और एक असर्टिव रोल में क्यों नहीं आ रही। देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें समझने वाली हैं वो ये हैं, अकॉर्डिंग टू दिस केस स्टडी, कि बारबरा खुद इस रिलेशनशिप के ख़त्म हो जाने से डरती है। उसे डर है कि रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाएगा अगर वो स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगी। इस केस में बारबरा एक सिक्योर और प्रेडिक्टेबल मैरिज को चूज़ कर रही है ताकि रिलेशनशिप डिस्टर्ब ना हो सकता है कि बारबरा अभी चेंज के लिए मेंटली रेडी ना हो सकता है कि वो अनकॉन्शियस तौर पर खुद भी वर्कशॉप अटेंड करने से डरती हो और अपने हस्बैंड को नेगेटिव फीलिंग्स जाहिर करने दे रही हो। इफ़ेक्टिव वे ये है कि आप अपनी नीड्स और प्रायोरिटीज़ को क्लियरली समझाएं और उसके मुताबिक एक्शन लें। दूसरे को बदलने की कोशिश करने की बजाय अपने फैसलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। इससे टेम्परेरीली मुश्किल हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सेल्फ रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप दोनों ही इम्प्रूव होंगे। दोस्तों, यहाँ पे ये बात भी गौर करने वाली है कि बारबरा असल में बिल्कुल भी अनलिबरेटेड नहीं थी। उसे ये पता था कि उसकी सोच हस्बैंड से मुख्तलिफ है, मगर वो रिलेशनशिप में झगड़ा अवॉइड करना चाहती थी, इसलिए शायद उसने हस्बैंड की बात मान ली। कई ख़वातीन बारबरा से भी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करती हैं। वो अपनी ख्वाहिशात को अपने पार्टनर की मर्ज़ी से मैच करती हैं ताकि रिश्ता ख़राब ना हो। वो कभी ओपनली डिसएग्री नहीं करती और अगर पार्टनर को उनकी किसी बात से लेट्स से ज़रा भी इशू हो तो फ़ौरन ख़ुद को रोक लेती हैं। ऐसी औरत अपनी असल पर्सनैलिटी को दबा कर सिर्फ अपने पार्टनर को खुश रखती है। ये और इस चीज़ को डी सेल्फिंग कहते हैं, यानी अपनी आइडेंटिटी को सेक्रीफाइस करना। कुछ ख़वातीन थोड़ा इंटरेस्ट ज़रूर शो करती हैं, जैसे बारबरा ने वर्कशॉप में किया था, लेकिन अगर हस्बैंड को प्रॉब्लम हो तो वो फ़ौरन अपनी पोजीशन को पीछे ले लेती हैं, ये सोच करके ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि इसके लिए एक रिश्ता ख़राब किया जाए। देखिए, कोई भी औरत कमज़ोर नहीं है। असल में ये ख़वातीन बहुत सेंसिटिव और समझदार होती हैं जो कि अपने पार्टनर की फीलिंग का बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन इन ख़वातीन की ये सेंसिटिविटी सिर्फ पार्टनर की तरफ होती है, अपने खुद की तरफ नहीं होती। दोस्तों, रिलेशनशिप में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 इंडिविजुअलिज्म यानी आई, और नंबर 2 टुगेदरनेस लाइक वी। देखिए, आपकी खुद की पर्सनैलिटी, इंडिपेंडेंस और अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल इंडिविजुअलिज्म कहलाता है। और आप दोनों का कनेक्शन, लाइक आपका और आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है, क्लोजनेस है और इंटीमेसी है, ये टुगेदरनेस में आती है, वी में आती है। लेकिन यहाँ पे ये बात जानिए कि अगर इंडिविजुअलिज्म यानी आई, मैं, लफ्ज़ मैं आपने सुना होगा, अगर मैं की कमी हो जाए तो क्या होता है? आप ख़ुद को भूल कर सिर्फ रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, दूसरे इंसान को बदलने की कोशिश करते हैं। हर वक्त झगड़े होते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को इमोशनल तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिल्कुल बारबरा की तरह। और अगर वी यानी कि हम की कमी हो जाए किसी रिश्ते में तो आप दोनों इमोशनली दूर हो जाते हैं, और इसको लेट्स से हम ये कह सकते हैं इमोशनल डाइवोर्स, या और कोई झगड़ा नहीं होता मगर क्लोजनेस भी नहीं होती। या एक हेल्दी रिलेशनशिप में आई और वी का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर दो लोग एक रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप में रहते हुए भी अपनी इंडिविजुअलिटी को भी मेंटेन करना चाहिए। अगर बारबरा के पास आई यानी इंडिविजुअलिज्म होता तो वो ये ना कहती कि हस्बैंड मुझे नहीं जाने दे रहा, बल्कि वो क्लियरली ये डिसाइड करती, अगर मैं वर्कशॉप कैंसिल करूँगी तो मैं खुद नाराज़ और बिटर रहूँगी, यानी कि अजीब सी रहूँगी। अगर वर्कशॉप अटेंड करूँगी तो हस्बैंड नाराज़ होगा। इन दोनों में मुझे क्या सेलेक्ट करना है? बारबरा क्लियरली सोचकर फैसला कर सकती थी, वर्कशॉप अटेंड नहीं करनी या अभी वक्त सही नहीं है। ठीक है ना?
या अटेंड करनी है, लेकिन पुरसुकून तरीके से हस्बैंड को इन्फॉर्म करके कि ये मेरा फ़ैसला है और मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करूँगी। बारबरा ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ये समझती है कि अगर वो असर्टिव हो गई तो उसका रिश्ता ख़राब हो सकता है। देखिए, उसको रिश्ता टूटने का या हस्बैंड के नाराज़ होने का डर है, या शायद वो रेडी नहीं है रिलेशनशिप को टेस्ट करे, ये देखने के लिए कि क्या रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग इनफ है कि इस चेंज को टॉलरेट कर सके। अक्सर हम रिलेशनशिप में फ़ाइट करते हैं या कंप्लेन करते हैं ताकि हम उस वक्त कोई फाइनल डिसीजन ना लें। ये एक तरह से प्रोटेस्ट और प्रोटेक्शन दोनों होता है, क्योंकि ये चेंज स्केरी होता है और हम इस चेंज से डर भी रहे होते हैं। रिश्तों में अपनी नीड्स को दबाकर अमन रखना सिर्फ टेम्परेरीली एक रिलीफ देता है। हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है कि हम क्लियरली और रिस्पेक्टफुली अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करें और आई और वी दोनों को बैलेंस करके चलें। दोस्तों, जब हम किसी रिलेशनशिप में चेंज लाने की कोई भी कोशिश करते हैं ना, जैसे खामोशी तोड़कर अपनी ज़रूरियात को क्लियरली एक्सप्रेस करना, दूसरे इंसान को उसकी पहली वाली हालत में वापस लाने की अनकॉन्शियस कोशिश करते रहना, इसे काउंटर मूव या चेंज बैक रिएक्शन कहते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि दूसरा इंसान एंशियस हो जाता है, क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल होता है सभी के लिए ऑब्वियसली। वो रिलेशनशिप को वापस पुरानी हालात में ले जाना चाहता है, और इन सब में बहुत कॉमन काउंटर मूव्स की एग्जांपल्स हैं जो शायद आपने भी सुनी होंगी। लेट्स से कि अगर आप कोई एक अपना फ़ैसला करते हैं जो कि आपकी अपनी ज़ात से जुड़ा हुआ है, और आपका जो पार्टनर है वो कोई भी हो सकता है। इट शुड बी योर मॉम, आपका भाई, आपकी बहन, आपके अब्बा जी, या आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी बीवी। और अगर आप इन सब में रहते हो या इन सब के साथ रहते हो या इन सब की मौजूदगी में अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़ात के लिए कोई एक फ़ैसला करते हैं, तो इनकी तरफ से बहुत कॉमन किस्म के काउंटर मूव्स आते हैं। उसमें बहुत वाज़ेह एग्जांपल्स हैं। अक्सर आपको ये कहा जाता है कि तुम गलत हो, और ये रहा प्रूफ, और फिर आपको आपकी गलती का प्रूफ भी वो दिखा रहे होते हैं जो कि एक्चुअली में वो होता नहीं है, लेकिन बनाया जा रहा होता है। वो एक बनावटी तौर पे आपको दिखाया जा रहा होता है, और आपको पुराने तरीके पर वापस, और आपको अक्सर ये कहा जाता है कि नहीं, तुम जैसे पहले थे वैसे हो जाओ, फिर उसके बाद हम तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो तुम्हें हम आँख कर देंगे, तुम घर छोड़ के चले जाओ, तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा या मैं चली जाऊँगी, अगर तुम बदले नहीं तो इसके बहुत ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ये कुछ ड्रामेटिक किस्म के सेंटेंसेस ऑब्वियसली आपने लाजमी सुने होंगे। मैंने सुने हैं, बिल्कुल भाई, मैंने बहुत सुने हैं। तो देखिए, लोग इसके लिए इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट या इवन फिजिकल इलनेस का एक्सक्यूज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि शादी के बाद कुछ ख़वातीन होती हैं, वो कहती हैं यार अपने हस्बैंड से हर वक्त, वो उनको ये कंप्लेन होती है कि यार मैं बीमार हूँ, या मेरे यहाँ पे दर्द है, मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, ये है वो है, तो ये उस कैटेगरी में आ सकता है। अब हमारा काम सिर्फ ये है कि हम अपनी पोजीशन क्लियरली मेंटेन करें, दूसरे को कंट्रोल करने की या उसकी काउंटर मूव्स को रोकने की कोशिश ना करें। अब यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल आता है कि हम खुद चेंज से क्यों डरते हैं। देखिए, ख़ुद भी हम चेंज को अनकॉन्शियसली रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि हमें रिश्ता टूटने का डर होता है। पुरानी जनरेशन्स जैसे माँ बाप, दादा दादी की रस्म व रिवाज, उनकी वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस हमें अनकॉन्शियसली कंट्रोल करती हैं। और अगर हमारा परिवार या हमारा ख़ानदान हिस्टोरिकली ज़्यादा असर्टिव नहीं था तो हमें गिल्टी फील होता है अगर हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज सेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगेन, अगर हम बारबरा की मिसाल से समझें तो वो अपनी माँ या फैमिली की तरह वीक रहकर अनकॉन्शियसली लॉयल रहना चाहती है। ऐसा इस चीज़ को समझा जा सकता है बिकॉज़ हमारे माशरे में भी अक्सर ख़वातीन जो होती हैं ना, वो अपने पेरेंट्स, अपनी ख़ास तौर पे माँ को या अपनी किसी बड़ी बहन को या जो भी उसका गार्डियन होता है उसको फॉलो कर रही होती हैं। तो इसलिए वो अपनी इंडिपेंडेंस को सेक्रीफाइस कर देती हैं ताकि रिश्ता डिस्टर्ब ना हो और मामलात पुरसुकून तरीके से चलते रहें। अब इस किताब में एक बहुत ही अहम चीज़ जो यहाँ पे शामिल की गई है जिसको सूडो इश्यूज़ का नाम दिया गया है, यानी कि झूठे मसले बनाना। देखिए, अगेन बारबरा और उसका हस्बैंड जिस बात पर आर्ग्यू कर रहे हैं ना, वर्कशॉप की वैल्यू, वो असल मसला नहीं है
कि मतलब तुम्हारा वर्कशॉप में जाना ज़रूरी नहीं है और वर्कशॉप में ये होगा वो होगा ऐसे होगा वैसे होगा, ये वो चीज़ें नहीं है, ये एक्चुअल मसला नहीं है, ये सिर्फ एक सूडो इशू है। यानी कि ये इधर उधर की ऊल फजूल बातें हैं जिनको जानबूझ के इन चीज़ों में दाखिल कर लिया जाता है। असल इशू ये है कि बारबरा क्लियरली फ़ैसला नहीं कर पा रही कि वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करना चाहती है या हस्बैंड की बात मानकर रिश्ता बचाना चाहती है। और ये बहुत कॉमन है कि हमारे ख़ानदान में, हमारे घर में, इवन दो कि आजकल के मौजूदा कपल्स जो हैं वो इसी तरह की इधर उधर की बातों पे ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं, क्योंकि असली मसले को डिस्कस करना बहुत मुश्किल होता है। जो एक्चुअल पॉइंट है उसकी तरफ नहीं आया जाता। या तो आपका वो पार्टनर जो इस वक्त एक असर्टिव रोल प्ले कर रहा है आपके ऊपर, वो हावी हुआ है, वो आपको नहीं आने देगा क्योंकि वो इनसिक्योर और एंशियस फील कर रहा है उस चीज़ को लेकर। मिसाल के तौर पर वाइफ हस्बैंड को कहे कि तुम बच्चों को वक्त नहीं देते, ठीक है ना, लेकिन इसके ऑपोजिट ये भी हो सकता है कि वो शायद ये चाहती हो कि हस्बैंड उससे ज़्यादा वक्त दे, यानी अपनी बीवी को ज़्यादा टाइम दे, और हस्बैंड वाइफ से कहे कि बच्चे घर में अकेले रह जाएंगे तुम काम करोगी तो। और इसके ऑपोजिट में ये हो सकता है असल में उसे वाइफ की सक्सेस से ख़ुद इनसिक्योरिटी फील हो रही हो। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि दूसरे इंसान को बदलने की कोशिश क्यों गलत है। देखिए, बारबरा हस्बैंड को चेंज करने की कोशिश कर रही होती है, उसकी ओपिनियन बदलना चाहती है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। यहाँ पे दोस्तों हम सिर्फ ख़ुद को कंट्रोल कर सकते हैं। हर इंसान का अपना नज़रिया, अपना ओपिनियन होता है और वो वैलिड होता है। हमारा काम अपनी पोजीशन को क्लियर करना और सामने वाले को समझाना है, दूसरे की थिंकिंग को बदलना नहीं है। इस चीज़ को समझिए। जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं ना, तो सिर्फ इमोशनल फ्रस्ट्रेशन मिलता है हमें और कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलता उसका। देखिए, अब अगर बारबरा को ये समझ आ जाए कि वो हस्बैंड को नहीं बदल सकती, तभी वो अपनी पावर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस को क्लेम कर पाएगी। दोस्तों, रिलेशनशिप में पॉजिटिवली चेंज लाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी क्लियरली मेंटेन करें, अपनी बाउंड्रीज रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करें और दूसरों को बदलने की बजाय सिर्फ खुद को इम्प्रूव करने पे फोकस करें। ये थे इस किताब के पहले 2 चैप्टर्स, उनका खुलासा, उनकी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन। आई होप, मेरी लाइक एक कोशिश है, मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी ये दुआ भी है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वो चीज़ें हैं कि जो मेरी, आपकी, हम सब की इस सोसाइटी में बहुत कॉमन है, और ये वो चीज़ें हैं कि जिस बारे में हमें कोई अवेयरनेस नहीं है, हमें कोई बताता नहीं है कि इन चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। लेकिन अगेन, आई एम हियर राइट नाउ, येस, दिस इज़ मी आदिल, यू आर लिसनिंग साइकी डिकोडेड, और ये जिस किताब को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका नाम है द डांस ऑफ एंगर, जो कि किसने लिखी है, या हैरियट लर्नर ने इस किताब को लिखा है। आप इस किताब को परचेज़ कर सकते हैं गुड रीड से जाके, या डायरेक्ट आप अमेज़ॉन से जाके भी इस किताब को ख़रीद सकते हैं। आई डू हैव दिस बुक, और मेरी कोशिश ये होगी कि अब हमारे इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में मैं इस किताब के 3 और 4 चैप्टर को आपके सामने रखूं, एंड होपफुली हम उसमें से भी बहुत कुछ सीखेंगे, वो सब चीज़ें सीखेंगे कि जो हमारी अपनी असली ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखती हैं और हमें कामयाबी के रास्ते पे गामज़न करती हैं। और जाते जाते बस यही कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और उनका भी ख्याल रखें जो आपके बहुत प्यारे हैं, जो आपको चाहते हैं। To the Psyche Decoded, hosted by Adam.